हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूसेंस। अब हर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होता है जिसमें मान लो कि तुम्हारा कोई नेबर है और वो बहुत लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहा है, या फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा अगले दिन एग्ज़ाम है और तुम्हारी गली से बारात निकल रही है, या फिर लाउड म्यूज़िक चल रहा है किसी शादी में। ठीक है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूसेंस। नाउ let us discuss the literal meaning of nuisance. Nuisance, it literally means unlawful interference with the person's use or enjoyment of land. ठीक है, तो किसी भी टाइप की अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द यूज और enjoyment ऑफ लैंड। ठीक है, तुम्हारी लैंड है, तुम अपने घर में रहते हो, दैट मीन्स यू हैव द राइट टू एंजॉय दैट लैंड। अब तुम लिटरली नहीं लो इस चीज़ को। अगर एक लैंड है तो उस लैंड के ऊपर जो एयर है, ठीक है, उसकी जो सराउंडिंग्स है, वो सब भी इंजॉय करने का तुम्हारा राइट है, राइट? ठीक है, तो जो लैंड है, लैंड के साथ सराउंडिंग्स, उसका एटमॉस्फेयर, उसके जो एयर है वहाँ पर इन्वॉल्व, वो सब तुम्हारा राइट है उसको इंजॉय करने का, उसको यूज़ करने का। बट इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस with that use or enjoyment of land, then it will amount to nuisance. तभी जब लाउड म्यूजिक चलता है साइड वाले घर में, तो वो न्यूसेंस होता है, वो तुम्हारे कंटेक्स में न्यूसेंस है, बिकॉज देर इज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ योर लैंड। बिकॉज तुम्हारा जो यूज ऑफ लैंड है, दैट कम्स अलॉन्ग विद द राइट टू enjoy peace. So it consists of any kind of act that affects your comfort, health, और सेफ्टी एज वेल। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन इसी वजह से वो इट जस्ट नॉट अफेक्ट्स योर कंफर्ट बट इट अफेक्ट्स योर हेल्थ एज वेल. So that is why noise pollution is also a form of nuisance. Now nuisance can be of two kinds: public nuisance and private nuisance. And private nuisance. So your private nuisance is dealt with as a tort. सो बेसिकली प्राइवेट न्यूसेंस अगर होता है तो वो एक टॉर्शियस लाइबिलिटी बनती है, बट इफ देयर इज अ पब्लिक न्यूसेंस इन्वॉल्व, देन इन दैट सिचुएशन इट बिकम्स अ क्राइम और इट बिकम्स एन ऑफेंस। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ इससे डील करता है। In fact, your section 268 of IPC provides the provision of public nuisance, and section 270 of BNS it discuss public nuisance. ठीक है, ध्यान रखना, सेक्शन 270 ऑफ BNS it deals with public nuisance, and your private nuisance has been dealt with as a tortious liability. So a nuisance becomes a public nuisance when the public in general is affected. ठीक है, किसी एक्ट से अगर पब्लिक ही अफेक्ट हो रही है तो वो पब्लिक न्यूसेंस हो जाता है। बट अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल डैमेजेस हो रहे हैं किसी एक्ट से, देन इट बिकम्स अ प्राइवेट न्यूसेंस। अब मान लो एक रोड है जिसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया किसी ने। ठीक है, अब ऑफ कोर्स रोड ऑब्स्ट्रक्टेड है तो वो पब्लिक न्यूसेंस होगा, नो डाउट। ठीक है, अब वहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको इनकन्वीनियंस तो हो रही है, बट किसी को स्पेशल डैमेजेस नहीं हुए हैं, या फिर कोई उस चीज़ के कंटेक्स्ट में कोई केस नहीं फाइल कर रहा है। ठीक है, बट इफ देर इज अ पर्सन ए एंड वो अगर प्रूव कर पाए कि उसको उस ऑब्स्ट्रक्शन से स्पेशल डैमेज हुआ है, ठीक है, then in that situation this public obstruction will amount to private nuisance. ठीक है, so for the purpose of private nuisance you need to prove special damage to you in person.
बट फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक न्यूसेंस यू नीड नॉट प्रूव स्पेशल डैमेज. अगर तुम यही प्रूव कर दो कि पब्लिक इन जनरल अफेक्ट हुई है किसी पर्टिकुलर एक्ट से, देन इट विल अमाउंट टू पब्लिक न्यूसेंस. बट प्राइवेट न्यूसेंस के लिए तुम्हें उस पब्लिक एक्ट में भी एक स्पेशल डैमेज प्रूव करना पड़ेगा. नाउ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यूसेंस आर essential ingredients are unreasonable interference. So there should be unreasonable interference to the right of the person to enjoy the land. ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है unreasonable. That means इससे या तो damage to property हो, या फिर पर्सनल डिस्कम्फर्ट हो रहा हो प्लेंटिफ को. ठीक है, या फिर पर्सनल डिस्कम्फर्ट हो रहा हो प्लेंटिफ को. अब यहाँ पर जब हम अनरीजनेबल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द इंटरफेरेंस शुड बी अनरीजनेबल. ठीक है, जब हम अनरीजनेबल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट द पर्सन के नॉट पुट अप विद दैट पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है, बिकॉज माइनर इनकन्वीनियंसेस किसी भी एक्ट से किसी को भी हो सकती है. फॉर इंस्टेंस देर इज सर्टन काइंड ऑफ फाउल स्मेल इन अ नेबरहुड, तो वो हो सकता है कि इन जनरल लोगों को बियर करनी पड़े. ठीक है, तो वो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस नहीं होगा. या फिर नॉर्मल अगर तुम अपने घर में हो, बाहर अगर चलता रोड है तो ट्रैफिक की आवाज आएगी ही. ठीक है, वो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस नहीं होता है. प्लस अगर मान लो रीजनेबल इंटरफेरेंस है and that becomes unreasonable only due to sensitiveness of a certain person. Sensitiveness of a person, then also it does not become an unreasonable interference. ठीक है, मान लो एक पर्सन है वो हाई डेसिबल साउंड्स नहीं सुन सकता है. ठीक है, या फिर उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है, एंड उसके नेबरहुड में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है. देन इन दैट सिचुएशन दिस पर्टिकुलर इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सेंसिटिवनेस ऑफ दैट पर्सन. कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन उसके कंटेक्स्ट में कंप्लेन नहीं फाइल करता. दिस विल नॉट अमाउंट टू न्यूसेंस इन दिस केस. ठीक है, तो रीजनेबल इंटरफेरेंस अनरीजनेबल नहीं बनती है अगर वो किसी पर्सन की सेंसिटिवनेस के कंटेक्स्ट में हो. जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ इन द केस ऑफ राधे श्याम Prasad, which was decided in 1978, the court said that running a flour mill in the residential area is also nuisance. ठीक है, flour mill अगर residential area में चलाई जा रही है तो वो भी nuisance होगी. In the case of S. Chetiyar versus Shri Ram Kumar Ginning Firm, which was decided in the year 1987. In this case, a brick kiln was opened nearby a cotton farm. ठीक है, जो brick kiln से स्पार्क्स उठ रहे थे, उससे जो कॉटन फार्म था उधर फायर होने के चांसेस थे. सो इन दिस कंटेक्स्ट द कोर्ट स्टेटेड दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक किल्न देयर अमाउंटेड टू न्यूसेंस. बट इन द केस ऑफ उषा बेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी वर्सेस भाग्य लक्ष्मी Chitra Mandir, which was decided in the year 1976. The court observed that the exhibition of the film Jai Santoshi Ma would not amount to nuisance. कोर्ट ने बोला कि जो ये फिल्म है जय संतोषी माँ, इट वुड नॉट अमाउंट टू न्यूसेंस. नो डाउट इट मे हर्ट सर्टन रिलीजियस फीलिंग्स, बट उससे न्यूसेंस नहीं हो रहा है, सो इट वुड नॉट अमाउंट टू न्यूसेंस. ऑल्सो इन द केस ऑफ मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड
versus Pickles. This was decided in the year 1895. In this case, the court observed that an act which is lawful does not become unlawful merely because it has been done with an evil motive. अगर तुम एक lawful act कर रहे हो but एक evil motive के साथ कर रहे हो तो इस वजह से वो act unlawful नहीं हो जाता है. But अगर तुम evil motive से जो act कर रहे हो, though it is lawful, but उससे unreasonable interference हो रहा है किसी और के enjoyment of land और property में, then it will amount to nuisance. ठीक है, तो motive of the person it doesn't matter. ठीक है, just the requirement is that there should be an unreasonable interference of that person's right to enjoy that land or property. Your second ingredient is interference with the use or enjoyment of land. And third ingredient is damage. न्यूसेंस इज नॉट एक्शनेबल पर से. ठीक है, सिर्फ न्यूसेंस हुआ है या एक्ट कमिट हुआ है इसके बेसिस वो एक्शनेबल नहीं होता है. द प्लेंटिफ नीड्स टू प्रूव स्पेशल डैमेजेस इन केस ऑफ न्यूसेंस. ठीक है, बट इफ वी कंपेयर दिस विद ट्रेसपास और न्यूसेंस अगर हम देखें तो काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं. ट्रेसपास में क्या होता है, एक पर्सन किसी और के लैंड पर जाता है and that is actionable per se. So that means if there is a neighbor of mine who comes to my land without my permission, ठीक है, मैंने permission नहीं दिया है, वो अपने आप मेरे land पर आकर खड़ा हो जाता है, then he has committed trespass. Similarly, any stranger who comes on my land without my permission has committed trespass. ठीक है, now trespass is an offense against the possession of that person. Possession of that property. But nuisance is an unreasonable interference to the use or enjoyment of that person's property. ठीक है, nuisance जो है वो enjoyment के context में, वो use के context में एक offense बन रहा है, एक वो tort बन रहा है, tortious liability arise हो रही है. But trespass के context में टॉर्शियस लाइबिलिटी कब अराइज हो रही है, जैसे ही पोजेशन उस पर्सन का अफेक्ट होता है रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी. सो दिस इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड प्रॉपर्टी. एंड सेकंड मेजर डिफरेंस इज दैट ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से. दिख रहा है कि ट्रेसपास हुआ है, कोई पर्सन तुम्हारे लैंड पर आकर खड़ा हो गया विदाउट परमिशन, देन इट इज एक्शनेबल पर से. उसी एक्ट के बेसिस पर एक्शन हो जाएगा, वो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी. बट न्यूसेंस इज नॉट एक्शनेबल पर से. उसमें तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि उस अनरीजनेबल इंटरफेरेंस की वजह से तुम्हें special damages हुए, then only you can claim damages, then only you can claim relief in a case of nuisance. Now there are certain defenses to the tort of nuisance. The first is prescription. Now, as the name is itself suggesting, if a person has been continuously doing an act for a period of 20 years or more, ठीक है, 20 साल या उससे ज़्यादा के एक पर्सन एक्ट करे जा रहा है तो वो अपने आप में प्राइवेट न्यूसेंस नहीं बन जाता है. ठीक है, मान लो एक पर्सन है ए एंड देयर इज़ द सेकंड पर्सन बी, एंड बी का एक घर है जिसके साथ में एक रास्ता जा रहा है. ठीक है, and A has been continuously using this land for a period of 20 years. ठीक है, and B ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा, B ने कभी नहीं बोला that he has been committing nuisance here by using this land. तो अब B after this period of 20 years he cannot file a case against A for committing nuisance. ठीक है, because now the prescription will apply and A has basically acquired the right to use that property. ठीक है, so via prescription B can claim this defense and he can be absolved from this liability. Your next defense is statutory authority. So that means if a particular act has been approved by the authority, by the act, by the legislature itself, then in that situation it would not amount to nuisance. There are certain ineffectual defenses as well, जिसमें डिफेंडेंट ले तो लेते हैं वो डिफेंसेस, बट दे आर इनइफेक्चुअल. वो डिफेंसेस लेने से कोई फायदा नहीं है.
the defendant will not be absolved of his liability. These ineffectual defenses are: first, nuisance due to act of others. अब एक पर्सन ये डिफेंस नहीं ले सकता कि दो या दो से ज्यादा लोग या फिर मल्टीपल लोग अगर एक पर्टिकुलर न्यूसेंस क्रिएट करने में लगे हुए थे तो उन सबके अगेंस्ट भी लाइबिलिटी अराइज होनी चाहिए. सो दैट मीन्स इफ मान लो ए बी सी, दीज आर थ्री पर्सन जो डी के कंटेक्स में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तीनों. अब इसमें ए ये डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई सूट तो बी और सी दोनों के अगेंस्ट भी फाइल होना चाहिए और सिर्फ मेरे अगेंस्ट न्यूसेंस का सूट फाइल नहीं होना चाहिए या मेरे अगेंस्ट होना ही नहीं चाहिए. सो ए कैन नॉट टेक दिस डिफेंस. नेक्स्ट इनफेक्चुअल डिफेंस इज पब्लिक गुड. A person cannot take this defense that his act is in public good or that has been benefiting the public in general. ठीक है, ये डिफेंस नहीं हो सकता है फॉर अ प्राइवेट न्यूसेंस. रीजनेबल केयर. थर्ड वन इज रीजनेबल केयर. The defendant cannot take this defense that he has been taking reasonable care and therefore the liability of nuisance will not arise against him. Fourth ineffectual defense is plaintiff coming to the nuisance. अगेन डिफेंडेंट कैन नॉट टेक दिस डिफेंस कि प्लेंटिफ खुद न्यूसेंस के पास चल के आया है और मैंने उसके अगेंस्ट न्यूसेंस कमिट नहीं करा है, ये प्लेंटिफ का फॉल्ट है जो प्लेंटिफ खुद यहाँ पर आया है. ठीक है.